नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आग्रह है। वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें मोदी जी बहुत पसंद हैं, केवल ट्वीट्स में। जिन्हें न्यूक टेस्ट करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है, कई और देश भी कर रहे हैं और जो इस समय शटडाउन किए हुए हैं पूरे अमेरिका को। इस शटडाउन के पीछे का सच क्या है? अमेरिका आर्थिक तंगी से क्यों गुजर रहा है और लाख धमकियों के बावजूद ज़ोहरान ममदानी कैसे जीत गए? इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी कैलिफोर्निया से। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार और आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, ये सब क्या चल रहा है? ज़ोहरान ममदानी कैसे जीत गए? ट्रंप तो कह रहे थे कि मैं उनकी फंडिंग रोक दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। जी। देखिए, क्या है कि ट्रंप ने जितना आइस पे एक्शन किया और उनके जब मागा लोगों ने जो अनाप-शनाप बोला, न्यूयॉर्क में ज़्यादातर भारतीय समाज ने, जो भारत ओरिजिन के हैं, ज्यूज़ और भारतीय दोनों ही बहुत पावरफुल ग्रुप्स हैं। मुसलमान तो कभी भी रिपब्लिकन्स को वोट देते नहीं हैं। तो इन दोनों की वजह से ही सारा वोट शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट्स थे, अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छी तरह से जीते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। लेकिन जो मेयर का पोजीशन होता है न्यूयॉर्क में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन होता है और अमेरिका में लोकल गवर्नेंस होती है, तो मेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन ए कांग्रेसमैन ऑल्सो, जो सिटी चलाता है। भारत में उल्टा होता है। भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो एमएलएज होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेयर से। अमेरिका में मेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने देखा होगा मेयर के इलेक्शन में बहुत फाइट होती है। और लोकल गवर्नेंस की वजह से सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी मेयर के पास होते हैं। आप सोचिए कि बड़े बड़े लोग जो है न्यूयॉर्क के मेयर रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, और वो इसलिए रहे हैं बिकॉज पहली बात तो वो सारे बिलियनियर्स थे, सारे के सारे, है ना। और न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतने का अर्थ ये है कि आप अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मुंबई भारत के लिए फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है कि नहीं है वो अभी बाद में पता लगेगा लोगों को, लेकिन मानी जाती है अभी भी। और उसी तरह न्यूयॉर्क जो है वो वास्तविक में फाइनेंशियल कैपिटल है अमेरिका का। अमेरिका का जितना स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो सारे न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, प्रोमिनेंट है। नैस्डैक भी है, एनवाईएसई भी है और प्लस अदर एक्सचेंजेस भी हैं। और पूरे अमेरिका की जो फंडिंग होती है वो न्यूयॉर्क से आती है। न्यूयॉर्क का पूरा बैंकिंग अमेरिका का सेंटर्ड है न्यूयॉर्क में। और यहाँ तक कि साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमीज को न्यूयॉर्क कंट्रोल करता है, इतना इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में कोई सोशलिस्ट जीत जाना वो बहुत ही अचंभे वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने जब वोट किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि किसको वोट कर रहे हैं, उन्होंने वोट किया कि जो ट्रंप को अपोज करेगा उसको वोट करेंगे। 50% वोट मिला है उसको, वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर्स। उसके नेक्स्ट कंपेटिटर है, उसको शायद 7, 8, 9 या 10% ही मिला है। जी। शायद मैं गलत हो सकता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा, बट ये इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये इलेक्शन एक तरीके से डायरेक्टली मागा की हार है। मागा ने कितना ज़्यादा एंटी हिंदू सेंटिमेंट से बात किया, एंटी हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया, जबकि वो बहुत ही लीगल रेजिडेंट्स है। न चोरी का अटैक उन पर आक्रमण होता है, न चोरी न डकैती, हार्ड वर्किंग पीपल। और पूरा वॉल स्ट्रीट भरा हुआ है H1B वीज़ा से, भरा हुआ है। सालों सालों तो 20-20 साल से लोग H1 वीज़ा पे हैं, काम कर रहे हैं। अब जब आप उनको आप अटैक करते हो, बड़ा नंबर है, प्लस उनका फ्रेंड सर्कल, उनका जो एम्प्लॉयर्स हैं
और जनरली जितने भी फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं वो ज़्यादातर ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब डेमोक्रेट रहते हैं। सैन फ्रांसिस्को भी है, न्यूयॉर्क भी है, शिकागो भी है, अटलांटा भी है, लॉस एंजलिस भी है। अमेरिका की जो 80% इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेमोक्रेट कंट्रोल्ड सिटी से आती है और 20% आती है रिपब्लिकन से। और क्योंकि वो लोग इकोनॉमिक में बिलीव करते नहीं है, दे लिव इन द विलेजेस। और अमेरिका तो कॉरपोरेशन है, अमेरिका इज रन बाय द स्टॉक मार्केट। द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मार्केट जो है अमेरिकन इकोनॉमी से भी बड़ी है। जस्ट वो एज ए जीडीपी बोला जाए, मुझे तो बड़ा अचंभा होता है वो सुन सुन के, हाउ कैन ए स्टॉक मार्केट बी रिचर देन द कंट्री। बट अमेरिका में कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि पता नहीं कैसे वो कैलकुलेशन करते हैं। बट एनीवे, फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मार्केट सेंटिमेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, विच इज़ टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी। जेब में शायद 1 रुपया होगा, बताया जाएगा 10 रुपये, तो फिर 10 रुपये के हिसाब से मान देते हैं ये इकोनॉमी है। वही वाले फिलोसफी है, बिलीव वी डोंट हैव टू नो, ऐसा है। सो ये इसलिए ये जो इलेक्शन है ममदानी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ये वाटरशेड मोमेंट है अमेरिका के लिए। मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि ये जो अपोज किया गया है, ये ट्रम्प को किया गया है। ट्रम्प को मतलब नीचा दिखाने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए ये इनकी जीत को देखा जा रहा है। लेकिन अब हम आते हैं, ये जो शटडाउन चल रहा है अमेरिका में, अब इसको देखिए करीब-करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 38 डेज़ हो गए हैं। हाँ, तो ये डे बाय डे जो इकोनॉमी है उसको तो ये डाउन ही कर रहा है ना? कैसे देखते हैं? देखिए शटडाउन तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से है, बिकॉज डेमोक्रेट्स जो है फंड्स चाहते हैं वो इलीगल्स को और हेल्थ केयर पे ज़्यादा खर्चा करने के लिए। लेकिन ट्रम्प को उसकी इकोनॉमी की कंडीशन मालूम है। डेमोक्रेट्स तो इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेट्स ने बर्बाद किया ही है, तो इसलिए उसको बार बार बोल रहे हैं करके। और ट्रम्प भी अपनी जिद में अड़ा हुआ है, नहीं खुलने देंगे गवर्नमेंट, क्योंकि ट्रम्प को इसमें फ़ायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुलेगी। लेकिन अब अब ये तो पता नहीं था कि इस सब से रिलेटेड है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, एटीसीज। तो एटीसीज तो मास स्केल पे रिजाइन, मतलब ओवर टाइम काम कर रहे हैं, डबल ड्यूटी विदाउट पे। और भी दूसरे फेडरल एम्प्लॉय, इधर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं जनरली। फिर टीएसए ट्रैवल सिक्योरिटी, ट्रैवल टीएसए होता है अमेरिका का। जैसे भारत का सीआईएसएफ होता है एयरपोर्ट्स पे, वैसे टीएसए होता है। अब टीएसए वाले मास रिवोल्ट कर चुके हैं। करीब 25 सिटीज़ हैं जहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं, 10% स्टाफ रिड्यूस हो चुका है। तो भयंकर, अभी प्लेन क्रैश हो गया था यूपीएस का, आपने देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्रैशेस होंगे अब। और तो एक शटडाउन को ट्रम्प अवॉइड भी नहीं कर सकते। अगर मान गए तो और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे सैलरी देने के लिए। और अगर नहीं माने तो ये सब होगा। तो नाउ ही स्टक। अब वो कुछ कर नहीं सकते, अभी तो यही है कि वो गोल्फ खेलें जाके। सही कह रहे हैं। एंड इनका जो जीडीपी है, व्हाट अबाउट दैट थिंग? देखिए जीडीपी अमेरिका का, आप सोचिए, आप इसको लॉजिकली सोचिए कि 140 करोड़ का जीडीपी मात्र 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकन वैल्यू है। पीपीपी में 17 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका के इक्विवेलेंट, इतना है। तो 200 मिलियन 25 करोड़ लोगों का कितना होना चाहिए? कितना खाएगा आदमी, कितने एसेट्स ओन करेगा? और जबकि पॉवर्टी रेट अमेरिका में 21% है। तो 21% को अगर हटा दे तो 80% बचे उसके। कितना खा सकते हैं लोग, सोचने की बात है। तो ये जीडीपी कैलकुलेशन पे कभी तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि आप जो आया है उसको भी जीडीपी में कैलकुलेट कर रहे हो, जो गया है वो भी कैलकुलेट कर रहे हो, तो डबल काउंटिंग हो गया। उसने उसको दिया तो आप उसको भी ऐड कर रहे हो। तो अकाउंटिंग सिस्टम से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं तो बड़ा सिंपल चीज़ देखता हूँ कि पानी की बोतल भारत में 15 रुपए है, सेम पानी की बोतल
अमेरिका में अगर रुपये में मैं बात करूं तो रिटेल पे आती है करीब 100 रुपए की। तो 15 रुपए इज इक्वल टू 100 रुपीज। ये कैलकुलेशन तभी बैठता है जब एक फेक हो। पानी का कॉस्ट तो सेम है, सब जगह फ्री मिल रहा है ना। पानी तो ये लोग चाहे मिनरल वाटर बोल रहे हैं, वो देखते हैं बॉटल एट सोर्स या प्यूरिफाई करके दे रहे हैं तो वो भी ऐसा होगा। सो देर इज जीडीपी इटसेल्फ कैलकुलेशन पे कभी रिसर्च होनी चाहिए, क्या ये सही है? तो उसमें सारे यूरोपियन देश, अमेरिका इंक्लूडेड, सबकी पोल खुल जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल कि ब्रिटेन, जिसकी इकोनॉमी सिर्फ, जिसके लोग सिर्फ करीब 65 मिलियन है, उसकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन कैसे हो सकती है? ये सोचने की बात है। कितना खाते हैं ये देखना पड़ेगा, कितना खा सकता है आदमी। रेंट को मैं, चलिए रेंट को ऐड कर दिया, बाकी एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ऐड कर दिया, फिर भी कितना खाएगा आदमी, कितना कर सकता है? क्या हर व्यक्ति 3 घर ओन कर रहा है? नहीं, वो तो एक भी नहीं ओन कर पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मेरा इन शॉर्ट आपका आंसर ये है इस क्वेश्चन का कि जीडीपी जो है उनकी गिरने वाली है, और यही डर है, क्योंकि जैसे ही रिजर्व करेंसी के जो ट्रांजैक्शनल अमाउंट्स होते हैं वो नीचे आएंगे तो पूरी जीडीपी नीचे गिरेगी। और ये जो बार-बार हम सुन रहे हैं, चूँकि आप तो वहाँ अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये आर्थिक तंगी, ये हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि इसके पीछे के रीज़न्स कुछ और हैं, ये मतलब दिखाया कुछ और जा रहा है, वो सब क्या चीज़ें हैं? सब कुछ सिस्टम रीसेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला शटडाउन जो है प्लान्ड है, उसमें ट्रम्प को कोई चिंता नहीं है, तो उसको ब्लेसिंग्स है ओके। हर तरफ से। ओके। और डेमोक्रेट्स परेशान है। परेशान ट्रम्प को होना चाहिए, परेशान डेमोक्रेट्स है। ओके। तो इससे दिखता है कि वो कुछ रियल मैं नहीं है। 1 मिनट मैं आपको रोकती हूँ, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये प्लान किया है ट्रम्प ने खुद को सेव करने के लिए या दिखाने के लिए? ट्रम्प ने नहीं प्लान किया, ये अदृश्य राज्य ने प्लान किया है। ट्रम्प तो सिर्फ बोल रहा है, प्लानिंग तो किसी और की है। जी। और अदृश्य राज्य बोलता हूँ कि जिसका कनेक्शन चर्च ऑफ इंग्लैंड से है, वो सब जी, है। जी। उनको मालूम है अनसस्टेनेबल है ये मॉडल ही अनसस्टेनेबल है, और ये प्लान्ड वे में कोलैप्स किया जा रहा है, क्योंकि अ, दुनिया भर से पैसा लेके उधारी पे रहने वाला देश पूरी दुनिया को नीचे लेके जाएगा। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि क्योंकि आप और हम जब पैसा खर्च करते हैं तो अमेरिका को उसका कुछ पैसा मिलता है, स्विफ्ट बैंक से, हर तरफ से। और अमेरिका में वो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती दुनिया के जो एक्चुअल जो ग्लोबल इकोनॉमी में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, कि वो कहीं पैसा वापस कर पाएगा। तो खर्चा कर रहा है और बस उस पर चला रहा है। तो इसलिए तो दुनिया जिसको जो पैसा खर्चा कर रहा है वो बोल रहा है कि इसको थोड़ा स्टॉप किया जाए, ये बहुत बड़ा ये एक्सपेंस सेंटर है। प्लस दूसरा है कि बहुत सारे ये शटडाउन जो पीरियड है, इसको बहुत सारे सिस्टम्स टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये बड़े बड़े सिस्टम्स को टेस्ट किया जा रहा है कि अगर डॉलर की वैल्यू से कम हो गई तो कैसे इकोनॉमी चलेगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। तो इसलिए सारा जो सिस्टम है टेस्ट किया जा रहा है। सो व्हेन यू टेस्ट द सिस्टम, तो मैं इसमें बड़े स्पेसिफिक है, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे जी, QSF जी। सिस्टम है, QRF सिस्टम है इनका। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो रिजर्व करेंसी मॉडल पे चलते थे। अभी उन सबको रिजर्व करेंसी तो बची नहीं, उसका सर्कुलेशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस। मतलब अदृश्य राज्य भी इससे परेशान हो गया था सैंक्शन से। कितना डिस्टर्ब करेंगे, क्या कोई तो कमाना चाहिए पैसा। तो वो सब जो बड़ी कॉरपोरेशंस का जो कल्चर था और जो कंट्रोल कर रहे थे थ्रू इंग्लैंड से, रिलीजन के थ्रू, अभी उन लोगों ने रिसेट करने की बात करी है। दैट्स हाउ द ट्रम्प गॉट इलेक्टेड। तो इसलिए ट्रम्प निश्चिंत है, मस्ती में, कभी गोल्फ खेलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, एंजॉइंग द टाइम। फिर पीस 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 कर करके उनको जो करना है करते रहते हैं। बट
बट इसीलिए अमेरिका की रेपुटेशन और भी खराब हो गई है बिकॉज ऑफ दिस। तो तो ये जब तक ये करेंसी पूरा रीसेट नहीं हो जाता, सारे जो एक्सेसिव वैल्यूएशन से खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये चलता रहेगा। तो ये जो बोलते हैं आपने चाइना का ये थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट है इसका, वो सब बेकार की बात है। मेन चीज है अमेरिकन इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती। आपके कहने का मतलब जो अदरस्ट आई मीन डी स्टेट जो है, वो इसको प्लान कर रहे हैं और इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ट्रम्प खुद भी उनके हाथों की कठपुतली हुए? बिल्कुल, वो तो इलेक्शन से पहले हो गया था। इलेक्शन से पहले हो गया, तभी तो ये बने प्रेसिडेंट। जो कठपुतली बनेगा वही प्रेसिडेंट। और नहीं, ये माना जा रहा था ना कि इन पे जो अटैक हुआ है वो डी स्टेट की तरफ से ही हुआ है। तो फिर ये क्या कहानी बनी? ये भी मैं समझना चाहती हूँ, ताकि दर्शक भी जान सकें। जी। वो सब इलेक्शन से कनेक्टेड था। अब उसका कितना रियलिटी है, तो अमेरिका हर जगह कॉन्स्पिरेसी चलती है यहाँ पे, तो उसका रियलिटी क्या है किसी को पता नहीं। अभी तो लोग चार्ली कर्क पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसको किसने मारा, जी, जी। है ना? तो ये सब यहाँ पे चलता रहता है, बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन इस पे होगी भी नहीं बाय द वे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ किसी ने मैनिपुलेट कर दिया। और बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, एंड दे ऑल अलाइन वर्क टुगेदर। उनको फर्क नहीं पड़ता अमेरिका जाए या रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जो सामान्य व्यक्ति है, जो घर के लिए काम कर रहा है, उसको फर्क पड़ता है। अब कौन सामान्य है अमेरिका में, वही मुझे पता नहीं ठीक से। लेकिन आदित्य जी, इन सब चीज़ों का सरकारी जो खर्चा है, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है ना? मतलब किसी की सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ तो ये एक सिस्टम है कि आपको 2 हफ्ते में 1 बार पैसे मिलेंगे, महीने पे सैलरी नहीं मिलती है। तो उन लोगों का आप कैसे देखते हैं? प्लस ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे और भी सारे सिस्टम जो हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं। लाइक हज़ारों में फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हो रही हैं, कहीं-कहीं लेट हो रही हैं। ये सब क्या है? सी, देखिए क्या है कि मैंने आपको पहले बताया कि सैलरीज नहीं मिली हैं, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स आर नॉट देयर, तो इसलिए फ्लाइट्स तो कैंसिल होंगी, लोग एयरपोर्ट पे फंसे पड़े। और ये सारा डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे है, इंटरनेशनल पे नहीं है। तो एयरपोर्ट पे पहुंचना और एयरपोर्ट से फ्लाइट कनेक्टिंग उठाना, इट्स सच अ बिग डील। तो ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग रुक चुकी है, एंड दे कैन नॉट फंड इट। सैलरी नहीं दे सकते, प्रिंट भी नहीं कर सकते। तो अभी रिसेंटली कल ही परसों में अमेरिका ने रिलीज किया करीब $80 बिलियन इन द मार्केट। अभी उससे क्या हो गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर आ गया, क्योंकि पैसा ज़्यादा अवेलेबल है, गुड्स कम है, तो फिर ज़्यादा पैसा लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो तो अगर पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसा कम खर्च करेंगे तो भुखमरी बढ़ेगी। तो इसलिए पूरा गवर्नमेंट स्टक है। मेन रीज़न यही है कि दुनिया भर में रिजर्व करेंसी नहीं चल रहा, लोग अमेरिका से ट्रेड करना नहीं चाहते, कुछ है नहीं देने के लिए, क्या देंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट तो डॉलर था। एक्सपोर्ट डॉलर अब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भारत रुपए में ट्रेड कर रहा है 30 कंट्रीज के साथ, चाइना 185 कंट्रीज के साथ युआन में ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए कहाँ से अब पैसा कमाएंगे? नहीं तो पहले कमाते थे, इंडिया और अगर कीनिया का ट्रेड हो रहा है, दोनों को डॉलर खरीदना पड़ता था, फिर उसके एक्सचेंज। बावजूद ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। जिसको भी हाँ, प्रेशर में लेना होता है वो मतलब टैरिफ से ये प्रेशर टैक्टिस अपना रहे हैं। तो ये नहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं क्या? वो तो अभी देखिएगा, अभी उसका इम्पैक्ट पता लगेगा हॉलीडेज में। 195 बिलियन डॉलर जो टैरिफ है वो अमेरिकन सिटीजन पे लगा है, दूसरों पे नहीं लगा है, क्योंकि इम्पोर्टर्स का कॉस्ट है वो। तो इम्पोर्टर्स का कॉस्ट तो पास ऑन हो जाएगा। तो टैरिफ लगाते इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, प्लस जो इम्पोर्टर्स कॉस्ट देते हैं तो इम्पोर्ट्स कम करेंगे, तो एक्चुअली इम्पोर्ट्स लेस होने वाले हैं। और इम्पोर्ट्स लेस होगा तो फिर इम्पोर्ट्स अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या होगा, गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे। गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो राइट्स हो जाएंगे सड़क के ऊपर, क्योंकि लोगों को तो खाना उगाना आता ही नहीं अभी तक, क्या खाएंगे। तो ये सही कह रहे हैं। कैपिटलिज्म का फेलियर है।
जी, जी। कैपिटलिज्म इतना बोलते थे ना, उसका फेलियर। क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्रॉफिट मैटर्स। तो कैपिटलिज्म से चर्च ऑफ इंग्लैंड की फिलॉसफी है, उससे ओलिगार्क्स बनते हैं, तो वेल्थ इज इन फ्यू हैंड्स। कम्युनिज्म से सब लोग गरीब बनते हैं, स्टेट बिकम्स रिच, और उसमें क्या होता है, करप्शन बढ़ जाता है। तो जो यूएसएसआर में हुआ था, ब्रेड की लाइंस लगेगी, आज अमेरिका में हो रहा है। तो मतलब ओह! जो कम्युनिज्म को अमेरिका अपोज करता था, अब वो इम्पोर्ट हो गया है। आप इलेक्शन से देख सकते हैं, जवाहरलाल ममदानी का इलेक्शन देख सकते हैं, सोशलिस्ट आदमी है। तो अब नाउ अमेरिका इज द कम्युनिस्ट कंट्री। बता नहीं रहे हैं, बस डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो, लेकिन बता नहीं रहे ऐसा, बहुत पहले हो एंड चुका। जी, ये कह रहे हैं कि न्यूक टेस्ट करेंगे, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी ने करीब-करीब 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पे भेज दिया है। तो इनका काम कैसे चलेगा? ये तो बहुत बड़ी-बड़ी ढींगे मार रहे हैं। अब देखिए क्या है, उनको कुछ तो बोलना था कि इधर से कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं देश में। और यूएस प्रेसिडेंट सबसे मुफ्त मतलब फ्री आदमी होता है। यूएस प्रेसिडेंट कुछ करता ही नहीं है, उसका काम है सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे ध्यान रखना और उसको इलेक्शन वॉर्स करना, ये सब काम उसका काम होता है। सारा काम तो मेयर लेवल पे होता है, मेजोरिटी, और लोकल गवर्नमेंट पे होता है सारा काम। तो न्यूक्लियर टेस्ट की बात करना हवा हवाई है पूरा, आपने पहले ही बोल दिया था। क्योंकि कहाँ से क्या न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे आप, किसके लिए करेंगे, और उसके लिए क्या आपके पास पैसा है? तो और क्या आप फिर उसके बाद उसके रिपरकशन से आप झेल पाएंगे? इंडिया तुरंत कर देगा हाइड्रोजन टेस्ट, रशिया 2 मिनट में लॉन्च करेगा टेस्ट, उसको भी टेस्ट की जरूरत है, और चाइना तो करता रहता है। सो अभी जो है सारा टेस्टिंग है सिमुलेशंस में, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में, और रियल टेस्टिंग की तो फिर भी जरूरत पड़ेगी, वो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर है। तो जैसे ही शुरू करते सब शुरू कर देंगे। और सिर्फ 4 देशों के पास ही है, भारत, चीन, रशिया और यूएसए। बस इनके पास ही न्यूक्लियर एसिड्स हैं ओरिजिनल, बाकी सबके पास अमेरिकी है, हर जगह अमेरिकन वेपन्स रखे हुए, जर्मनी के पास, इजराइल के पास, ब्रिटेन के पास, सब जगह अमेरिकन। आदित्य जी, आप ने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने साझा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।